अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहयाई जो इन हालिया सालों में फैली है, शायद ही इससे पहले कभी किसी ने, मैं कहती हूँ, बेहयाई का नाम लेते हुए भी अब बेहयाई महसूस नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैल गई है और इतनी ज़्यादा देख ली है। हम इतने ज़्यादा इम्यून हो चुके हैं कि वो जो हम कहते थे ना कि जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट, वो क्या कहते हैं यहाँ, वो जलेबी हमारे बचपन में जलाई जाती थी और मैट जलाया जाता था कि मच्छर मर जाएगा। एक वक्त आया कि मच्छर ने वो इतना ज़्यादा सूंघ लिया कि मच्छर मरना बंद हो गया। हम भी इतने इम्यून हो चुके हैं इतनी बेहयाई देख देख के। ऊपर से रमज़ान ट्रांसमिशन में जो बेहयाई और गंदगी का मुकाबला चल रहा है, ऊपर से रही सही कसर जो है वो इन इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के जो लोग हैं इन्होंने फैलाई हुई है। ये अपनी घर की शादियां, तलाक और घर के मैटर्स को सोशल मीडिया पर लेकर आ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में कोई बात ना करे। ये जो कुछ हमारा गंद और गदर मचा हुआ है, और इस पर हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल आराम से सोई हुई है। कोई सीसीडी, कोई हमारे इदारे कुछ करना नहीं चाह रहे। आज की जो गंदगी और बेहूदगी है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ, चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जनाब अली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फैलने वाली बेहद बेहयाई के ऊपर मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ और आप लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है। लोग लिखते भी हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान के अंदर फैलने वाली इस बेहूदगी के ऊपर बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उन तक मेरी आवाज़ भी जाती है, और उन्हीं अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार ने क्या किया हुआ है कि सीसीडी जैसे इदारे बनाए हुए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपके सीसीडी जैसे इदारे सिर्फ मर्दों के ऊपर ही चलते हैं। चलो, मर्द ने बेहूदगी की, एक वो मर्द था ना वो जिसने चलती हुई बच्ची के साथ जो है वो रास्ते में गलत कारी या गलत हरकत करने की कोशिश की, उसको सीसीडी लेकर चली गई और उसके नेफे में पिस्टल चल गया। तो जो इस तरह की खवातीन जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ का सबब है, क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी अगर ख़राब है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल ख़राब है, लेकिन अगर एक औरत ख़राब है और एक औरत गंदगी फैला रही है तो उसने तो आगे पूरे ख़ानदान को की तरबियत करनी होती है। एक औरत जो होती है वो पूरे ख़ानदान का एक किस्म का समझ लें मेमार होती है। अगर औरत ही ख़राब है तो आप सोचें कि उस घर में जहाँ औरत ख़राब होगी तो वो अपने रिश्तों का पास रखती होगी। जिस एक घर के अंदर देवर और ससुर और सास और सारे उसके बहन भाई और भी रिश्ते होंगे, आपको लगता है कि वो फिर जो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में सुनते हैं, अलेज्ड रिलेशनशिप्स के बारे में सुनते हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखती होंगी? अब ऊपर से जो इन्होंने रमज़ान के अंदर गंदगी मचाई हुई है, और फिर जो प्लांटेड कॉल्स के ज़रिए ये लोग इस कदर गंदी कॉल्स करवाते हैं कि मेरी समझ से बाहर है। चलिए, मैं आज के ब्लॉग में आपको तकरीबन 10 से 12 चीज़ें जो हैं वो दिखाने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ज़रा ये मोहतरमा को देखिए। अब ये मोहतरमा माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि वो जापान की कोई जो है ना पहलवान है, और जापान के पहलवानी मेरे ख्याल से इस तरह के होते हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 80s और 90s के ज़माने में, अंजुमन के ज़माने में जो खेतों को तबाह करने वाली मखलूक पाई जाती थी, जो खेतों में नाचती थी, मेरे ख्याल से तो मुझे वो लग रहा है। अब आप खुद सोचिए, मुझे खुद बताएं कि जिस टेलीविज़न ने इनका इंतखाब किया होगा उसने क्या सोच के किया होगा। और ऊपर से मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अक्सर लोग कहते हैं दुपट्टा लिया करो। भाई दुपट्टा, ऐसा दुपट्टा लेने का क्या फ़ायदा? दुपट्टा तो फिर वो हुआ ना कि आपने पूरा हिजाब किया, और हिजाब का मतलब ये है कि मैं अगर ज़ाती तौर पे अपनी बात करूँ ना तो मैं कहती हूँ कि आपके बाल नज़र आ जाएँ तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, लेकिन आपका सीना तो ढका होना चाहिए। अगर आपने पूरे बाल बना के वो भी दुपट्टे से बाहर निकाल के रखे हुए हैं और साइडों से आप वो सब कुछ दिखा रही हैं जो नहीं दिखाने वाला, वो भी रमज़ान ट्रांसमिशन में, और मेरी समझ से बाहर है कि जिन उलमाए कराम को आप बराए नाम उलमाए कराम हुए, क्योंकि अगर वो सही वाले उलमाए कराम है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ों को देख के प्रोग्राम में टॉलरेट करते होंगे या वो प्रोग्राम में बैठते होंगे। और अगर वो सही वाले उलमा हो तो वो बैठ के कहेंगे भाई हमने नहीं प्रोग्राम करना जब तक कि आप अपना हुलिया ठीक नहीं करती। और एक साइड से मेरे ख्याल से ये बादी चांद जो है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, एक तो ये आपको पिंक ड्रेस में नज़र आ रही हैं, फिर आपको ये ब्लू ड्रेस में नज़र आ रही हैं, फिर एक और ब्लू ड्रेस में नज़र आ रही हैं स्काई ब्लू कलर में, फिर आपको ये एक ब्लैक ड्रेस में नज़र आ रही हैं। और हर जगह पे इन्होंने जो चीज़ दिखाने की कोशिश किया, उसके बाद लोगों ने जिस तरह की गंदे कमेंट्स किए हुए हैं ना, शायद ही मैं वो कमेंट्स भी आपके सामने रीड करूँ। किसी ने लिखा हुआ है थल्ले कुजना पान दा मुकाबला तो वस्तगफार, यानी अब आगे के कमेंट्स का आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि जिस तरह के लोग फिर पाकिस्तानी और चेज़ाबाज ना हो। तो इस अगला जो मैंने आपको क्लिप दिखाना है उससे पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी कि एक मर्तबा मैं अपनी एक स्कूल फेलो थी लड़की, उसके घर चली गई, और 9th-10th क्लास के हम स्टूडेंट्स थे। तो जब मैं उनके घर पे गई तो वो सब लोग बहुत बल्कि और मोटे मोटे थे। उनके घर की जो खवातीन थी वो अपने टीवी लॉन्च के अंदर बैठ के सब्जियां काट रही थी, और उनके जो गले थे ना वो इतने इतने बड़े गले थे। और आप समझ सकते हैं कि जब कोई मोटी औरत ज़मीन पे बैठ के अपनी टांगों के ज़ोर से अपने इस तरह बैठी होती है तो उसका क्या कुछ नज़र आ रहा होता है। और उनके घर के जो मर्द हजरात थे बीच में ही उस औरत के यानी बेटे बेटियां
खामन बीच में बहू बैठी हुई है, और वो सब लोग जो हैं, वो औरतें जो है ना, वो मैं कहती हूँ उनको देखने के बाद नेटफ्लिक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और मुझे इस कदर शर्म आई कि मैंने बाद में उस लड़की के साथ ना सिर्फ दोस्ती ख़त्म कर दी हमेशा के लिए, हालांकि मुझे एक और बात का बड़ा हैरानी हुई कि वो लड़की मुझे हमेशा कहती थी कि तुम जीन्स क्यों पहनती हो। तो मेरी क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती थी तो जीन्स पहन लेती थी, जीन्स के ऊपर कुर्ते पहन लिया करती थी। तो मुझे हैरानी हुई, और मैंने जब उसको शर्मिंदा किया तो मैंने उसको ये कह के शर्मिंदा किया कि भाई जीन्स का जो कपड़ा है वो इस कदर मोटा है कि कुछ नज़र नहीं आ सकता, और जिस तरह की ड्रेसिंग आपके घर में ख़वातीन करके बैठी हुई हैं, और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि वो मर्द हजरात, वो बेटे, वो खामन बीच में से गुजर रहे हैं, और मजाल है कि किसी ने उनको कहा भी हो कि भाई अपने आप को ढक लो। उसके मुकाबले में मैंने अपनी फैमिली का मुआवजा किया, तो मेरे ख्याल से मेरी फैमिली के अगर मर्द हजरात होते और वो औरतों को इस तरह से देख लेते तो वो सीधा मतलब आर पार कर देते, इतना ज़्यादा गुस्सा करते, इस कदर को गुस्सा करते। मुझे आज भी याद है कि मैं जब एकेडमी जाया करती थी तो मेरे मामू जो हैं वो मुझे छोड़ने के लिए जाया करते थे, और मैं उस वक्त पता 9th-10th क्लास में अभी बच्चे भी होते हो और आप थोड़े बड़े भी हो रहे होते हो, तो वो मुझे हमेशा गाड़ी पे छोड़ के आया करते थे। तो बाइक पे पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में उनके साथ बैठना था, तो उन्होंने मुझे पहले बाइक पे बैठने की ट्रेनिंग करवाई। उन्होंने मुझे कहा कि टांगे खोल के इस तरह ऊपर ना बैठ जाना। उन्होंने मुझे बिठाना यानी बैठना सिखाया, और मुझे इस चीज़ के बारे में सिखाया गया कि जो शख्स बाइक चला रहा है उसके साथ टच भी नहीं करना। और यकीन करें कि मेरी ऐसी प्रैक्टिस हुई, एक मरतबा ज़िंदगी में ऐसा मौका आया कि मुझे किसी अंकल के साथ बाइक पे बैठ के जाना था, तो वो हर 2 मिनट के बाद ना मुझे पीछे मुड़ के देखते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि खैरियत है, आप हर 2 मिनट के बाद पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम इस तरीके से बाइक पे बैठी हुई हो कि मुझे ये समझ नहीं आता, मैं हर 2 मिनट के बाद जो है ना शक में आ जाता हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं पीछे से गिर तो नहीं गई। मैं इस कदर आज भी अगर आप मुझे किसी बंदे के साथ बिठा दें बाइक पे, आप मुझे कहेंगे भाई पहाड़ों के ऊपर से गुजर के जाना है, सख्त ख़राब रास्तों से गुजर के जाना है, तो मैं कहती हूँ कि सामने वाला जो बैठा हुआ शख्स है, जो ड्राइव कर रहा होगा, बाइक चला रहा होगा, जो राइड कर रहा होगा, वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे पता चला कि पीछे कोई बैठा हुआ था। ये आपके अपने घर की, हालांकि आप बाज़ार मुझे देखें, मैं बड़ी लिबरल हूँ, मैं बड़ी मॉडर्न हूँ, मैंने कभी हिजाब नहीं पहना, मैं ज़्यादातर दुपट्टा नहीं लेती, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है कि एक वाहियाती और बेहयाई आप दुपट्टा लेके कर रहे हैं, और एक आप नहीं पहन के भी आपका कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये कोई तरीका तमीज़ होनी चाहिए। हमारे लोगों को पता ही नहीं है, वो सिर्फ खाली कह देते हैं दुपट्टा ले लो, और बस दुपट्टा ले लो मतलब इतना इतना आपने सर ढांप लिया, उसमें से भी आपके ये बाल नज़र आ रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या? ऐसे हिजाब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल मैं अपनी तारीफ़ें नहीं करना चाह रही थी, अल्लाह माफ़ करे। हर इंसान में बहुत कमियां कोताहियां होती हैं, हम लोग उन चीज़ों से सीखते भी हैं, लेकिन मतलब एक चीज़ होती है कि आपने इस कदर न्यूडिटी फैलाई है, इस कदर बेहयाई फैलाई हुई है कि आप लोगों को टेलीविज़न ने चूज़ ही इसलिए किया है कि आप जो है ना वो रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट नहीं कर रहे, बेसिकली आप न्यूडिटी फैला रहे हैं। अच्छा, फिर आप देखें इस कदर न्यूडिटी फैलाई हुई है, इस कदर बेगैरती है कि आपको मैंने पिछले दिनों बताया कि वो जवेरिया के शो के अंदर जो आती हैं जी प्लांटेड कॉल्स आती हैं, और वो जो कॉल करके कोई कहता है मुझे ख़ारिश हो रही है, मेरा रिश्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, और साफ पता चल रहा है कि वो न्यूडिटी फैलाई जा रही है, वो गंदगी फैलाई जा रही है। अब ऐसे में जो बाकी के होस्ट थे ट्रांसमिशंस के, उन्होंने बजाय इसके कि वो अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाते, उन्होंने कहा कि अगर जवेरिया आंटी ये सब कुछ कर रही हैं तो हमें उससे भी एक कदम आगे बढ़ के गंदगी करनी है। तो वो ये जो आपके सामने एक ब्राय नाम होस्ट बैठा हुआ है, यकीन करें कि मुझे शक है कि ये शायद पढ़ा लिखा शख्स भी नहीं है। आपको याद होगा कि दुआए ज़हरा केस के दौरान इस शख्स ने ये FIA के सामने खड़ा हो गया और मेरे सामने आके इसने क्वेश्चन करने शुरू किए, और इसने मुझसे बड़े बेहुदा किस्म के सवाल किए दुआ ज़हरा को लेकर। इसने मुझे कहा कि जी आप दुआ ज़हरा को अपनी बहन कहती थी और ज़हीर को अपना भाई कहती थी, तो वो आपकी बहन को भगा के ले गया, इस तरह करके उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली कि मैंने उसको आंसर क्या दिया था, लेकिन मैंने उसको ऐसा आंसर दिया कि वो उसको टेलीविजन पे चला ही नहीं सका। वो ऐसा मैंने उसको टिट फॉर टैट आंसर दिया कि वो फूं फूं फां फां करता हुआ दफ़ा हो गया। और फिर जाके उसने मेरे लॉयर को कहा कि अल्लाह का वास्ता है आप इसे कहें कि मुझे इंटरव्यू दे। मैंने कहा मैं तब तक तुम्हें अपना नैरेटिव नहीं दूंगी जब तक कि तुम माफ़ी नहीं मांगते। फिर उसने आके मुझसे माफ़ी मांगी और फिर उसने सीधा सवाल किया और फिर मैंने उसका सीधा जवाब दिया। अब ये शख्स जो है, आप इसकी नलायकी का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इसको नियो टेलीविज़न ने बिठाया हुआ जनाब अपने पास ट्रांसमिशन कराने के लिए, और उसमें प्लांटेड कॉल क्या आ रही है कि एक शख्स कहता है कि मैं जुए में अपनी बीवी हार गया हूँ, अब मैं अपनी बीवी जो है वो यानी उस आदमी को दे दूँ कि ना दे दूँ। क्या कह रहा है खुद ही सुन लीजिए। सर मेरा ना सवाल ये है कि मैं ना आज से 3 साल पहले मैं जुआ खेलता था, तो मैं ना जुए में अपनी वाइफ हार गया हूँ। जी मेरे से ये ऐसा गुनाह हो गया, तो शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा बस मैं थक गया हूँ अपनी लाइफ से।
तो वो बीवी अब कैसे इसका गुनाह का इजाला कर सकता वो हूँ? खतून किधर है अब? वो उसी बंदे के पास है, वो कोई बदमाश है बहुत बड़ा। ओ यार, आपने उसको तलाक दे दी है? आपने डिवोर्स दिया उसे? आपने तलाक? उसको तलाक दे दी है कि नहीं, बीवी उसके पास ही है। अस्तगफुरुल्लाह। मेरा एक बच्चा भी है, वो बहुत रोता है उसके लिए। ये तो कब मुझे कब कब से बताएं कि कब क्या से मैं कर सकता हूँ? कब से? 3 साल हो गए हैं। अस्तगफुरुल्लाह। 3 साल से आपकी बीवी जिससे आप जुए में हारे थे उसी के पास है, राब्ता होता लास्ट है? टाइम मैंने उसको एक अड्डे पर देखा है, तो इसलिए। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई रिलायबल नेटवर्क समझा जाता है तो वो यूट्यूब है। मोस्टली आपको यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट ही देखने को मिलता है, लेकिन वो बात है ना कि बेगैरत लोग तो हर जगह पे पहुंच जाते हैं। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक आंटी जान या बाजी जान जो है नज़र आ रही हैं, और उसके इर्द गिर्द आपको 2 मर्द हजरात नज़र आ रहे हैं, और वो इस कदर कबीह और गंदी हरकत करें। इसके बारे में शोबिज़ एंड न्यूज़ का एक चैनल है जी, इन्होंने इसको लिखा कि यूट्यूब को बैन होना चाहिए। अब बंदा पूछे कि इस तरह के जो बेहया लोग हैं उनको बैन होना चाहिए या यूट्यूब को ही आप बैन कर देंगे? अगर आप यूट्यूब को बैन कर देंगे इस तरह तो पूरा सोशल मीडिया आप बैन कर देंगे। बात फिर वही है कि हर चीज़ का एक सही इस्तेमाल होता है और एक गलत इस्तेमाल होता है। वैसे हो सकता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस हों, क्योंकि आजकल एआई भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है यूट्यूब पे व्यूज़ की खातिर लोग इस कदर गिर गए हैं। लेकिन अगर आप इसे एआई कह भी दें तो बात सिर्फ इतनी है कि क्या फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे इतनी बेहूदगियाँ नहीं फैल। वो अलीज़ा सहर नाम की एक यूट्यूबर नहीं थी जिसने बेहूदगी के रिकॉर्ड्स कायम किए हुए थे, और फिर वो भैंसों की तरह हिलती थी, और फिर उसका अल्लाह माफ़ करे भाई जो है वो उसके इतने अजीब और गरीब किस्म के पोजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिखा के उसने 2 करोड़ रुपया कमा के अपना घर बनाया था गाँव में, और फिर उसके बेहूदा वीडियोज़ लीक हो गए थे, और उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर उसको एक कुम्हार के साथ शादी करनी पड़ गई अपनी एज से डबल। लेकिन बात वही है कि अगला इतना बेगैरत होता है तो वो शादी करता है ना, क्योंकि वो उसने भी आगे से उससे वही काम करवाने होते हैं। तो बहरहाल शर्म और अफसोसनाक बात यह है कि पहले जो है ना इस तरह के बेगैरत लोग कम से कम रमज़ान का ख्याल कर लेते थे कि रमज़ान में हमने ये चीज़ें नहीं करनी, लेकिन अब तो रमज़ान की भी शर्म नहीं रह गई। वो बादशाह नाम का एक रैपर नहीं है जो इंडिया में है, अब आप देखेंगे इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की, और जब आप किसी कंट्री के लिए गाते हैं, कोई गाना बनाते हैं, तो आपने देखना होता है कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी कम्युनिटीज़ किस किस तरह की हैं। आजकल तो लोगों के सेंटिमेंट्स बड़ी जल्दी हर्ट होते हैं। इस बादशाह ने क्या किया जनाब कि इसने रमज़ान के महीने में गाना रिलीज़ किया, और उसमें स्कूल की बच्चियां डांस करते हुए दिखा रहा है और कह रहा है कि मैं आया हूँ इन सबको घोड़ी बनाने। उसके बाद इस बंदे के ऊपर पूरे इंडिया से लोगों ने इतनी लान तान की। मुसलमान तो शायद वहाँ के वैसे ही खामोश रहे, लेकिन वहाँ के जो हिंदूस थे ना, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको नोटिस जारी किए, इसके खिलाफ एफआईआर काटी, और एफआईआर कटने के बाद इस बंदे को शायद थोड़ी सी शर्म आई, और उसके बाद इस बंदे ने आके ऑन स्क्रीन माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने में भी वो जो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहा था, वो क्लैरिफिकेशंस भी इस कदर मतलब मैं कहती हूँ कि मायूब थी कि वो कह रहा था कि जो मैंने अल्फाज बोले ना कि आया हूँ मैं तुझे घोड़ी बनाने, तो ये करने वो करने, वो तो दरअसल वैसे ही अल्फाज थे, वो बच्चों के साथ जोड़ देना गलत बात थी। और इस कदर बेशरम गाना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बेशर्मी के जिम्मेदार हम खुद हैं। जब यही मुआशरा इस तरह के लोगों को बड़े बड़े सिंगिंग शोज़ का जज बना के बैठाते हैं, तो उस वक्त आपको शर्म नहीं आती कि जो बंदा इतने गंदे गाने बनाता है। और फिर आप ये देखें कि अगर आज आप अपने टेलीविजन शोज़ को, यानी आज से कुछ साल पहले तक हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के फिल्में भी देख लेते थे, टीवी भी देख लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या कोई अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये सब कुछ देख सकता है? नहीं देख सकता। पहले वक्तों में अगर किसी घर में किसी लड़की की तलाक हो जाती थी ना, तो कई साल तक वो लड़की बेचारी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलती थी, और वो जो मर्द होता था जो अपनी बीवी को तलाक दिया करता था, उसके साथ कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करता था। लेकिन आजकल लोगों ने रिश्तों को इस तरह का खेल बना लिया है कि हर चीज़ डिस्पोजेबल हो गई है। अब रमज़ान के बीच में ऐसे ऐसे इन्होंने शोशे छोड़े हैं कि अपने फैमिली की प्लानिंग से लेकर और अपने बच्चों के पैदा करने से लेकर और अपने रिश्ते को बना के अपने अफेयर्स के बारे में बातें और अपनी तलाक़ें भी आके सोशल मीडिया पे हो रही हैं। आजकल आप देखेंगे इंस्टाग्राम की ऐप को लोगों ने शादी और तलाक करने का एक प्लेटफॉर्म समझ लिया हुआ है। अभी रमज़ान शुरू हुआ था तो वो जाली डॉक्टर नबीहा जो है वो अपने घर के झगड़े लेकर सामने आ गई, और उसने अपने आधे रमज़ान तक तो जो है अपने शौहर को बहुत ज़्यादा बदनाम किया, अपने जो है वो इन लॉज को इतनी गालियाँ दी, और फिर उसके बाद सुलह करके वो अपने शौहर के साथ बैठ गई, और किस किस तरह की उसने गंदगी बिखेरी, और वो जो फिजा अली ने जो जो कुछ किया वो सब कुछ आपके सामने है। अभी वो एक घर का झगड़ा जो है वो ख़त्म हुआ, तो दूसरा वो जो रजब भट्ट है जी,
पता नहीं वो कैसा बट है जो कि वो एक रेहान तारिक नाम का बंदा है, उसको बुला के अपने घर में इंटरव्यू करवा के अपनी तलाक अनाउंस कर रहा है और कह रहा है जी आई एम डन विद दिस मैरिज। और फिर वो बता रहा है, जब उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी बीवी ने ट्वीट किया है या इंस्टाग्राम पे आके लिखा है कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, मुझे खर्चा नहीं दिया जा रहा, तो वो उल्टा आके कह रहा है कि जी जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो उस वक्त 25 लाख रुपए इसको हुआ था, तो उस पैसे का हिसाब करके मैं इसको पैसे नहीं भेज रहा। यानी कि आप देखें कि बेगैरती की इस हद तक इंतहा हो गई है कि आपने टेलीविजन के या आपने सोशल मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको अपने घर में बुला के अपनी तलाक अनाउंस करनी है। भाई तुम्हें तलाक इतनी ज़ोर से आई हुई है तो उसके घर में भेजो ना। तुम अल्लाह माफ़ करे किसी की बेटी की बदनामी इस तरह से कर रहे हो, और जब कहा जा रहा है कि भाई तुम लूज कैरेक्टर थे, तुम गंदे थे, तुमने ये सारी हरकतें की, तो कहता है मैंने तो माफ़ी मांग ली थी। यानी आप कुछ भी गलत करके कह दें मैंने तो माफ़ी मांग ली थी, तो तुमने माफ़ क्यों किया था? गलती दोनों साइड से है। मैं ये नहीं कहती कि उसकी वाइफ 100% ठीक है, उसने पैसा देखा, कैरेक्टर नहीं देखा। आजकल के लोग जो हैं वो शादियां करते वक्त सबसे पहले पैसा ही देखते हैं, बाद में वो जब लड़का ठीक नहीं निकलता तो फिर बातें करते हैं। पहले ज़मानों में लोग कहते थे कोई बात नहीं, लड़का शरीफ होना चाहिए, बेशक वो कम भी कमाता हो। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जिस तरह से उसने शराबें पी के लाइव सेशंस करना शुरू कर दिए, टिकटॉक पे लाइव आ गया, फिर उसने लोगों की बीवियों को तंग करना शुरू कर दिया, फिर उनके बारे में वीडियोस बना के कहा कि जी मेरा तो इसके साथ अफेयर होता था। उसने अभी ये रियल जो रिसेंटली पॉडकास्ट है उसमें भी कहा। जहाँ तक ईमान के भाई की बात है वो भी गलत है। उसका बनता ही नहीं है कि वो अपने घरेलू मैटर्स को जो है वो टिकटॉक के ऊपर आके उसके ओपोनेंट्स के साथ जो है वो डिस्कस करे। और ऊपर से मतलब आप देखेंगे फैमिली मैटर्स को लेके एक दूसरे के बारे में गंदी बातें करना। और जहाँ तक ईमान की बात है तो उसका भी ये फ़र्ज़ था कि भाई ससुराल में बड़ा कुछ होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, अपना टाइम आने के लिए कई कई साल बर्दाश्त करना पड़ता है। इस तरह नहीं होता कि आप ये कह दें कि भाई कोई किसी का इकलौता बेटा है तो वो घर छोड़ के तो वो बस मेरा ही शौहर बन जाए, वो उसने बाकी के रिश्ते भी निभाने होते हैं। बहरहाल ये सब गंदगियां इस पूरे रमज़ान में गुजरी हैं। ऊपर से रही सही कसर जो है वो आप देखें कितनी जल्दी गर्मी आई है। सर्दी से एकदम बीच में बाहर का मौसम आता है, बीच में अच्छा मौसम आता है। ये इस कदर जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं ये पूरी दुनिया के अंदर फैलता हुआ फसाद और लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे और जंगे हैं, जिसकी वजह से आज शायद मेरे ख्याल से वो क़यामत की जो सारी निशानियाँ थी वो पूरी हो चुकी हैं। बहरहाल मैं तो इतना ही कहूँगी, इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में ये शेयर कीजिए, पसंद ही जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, असासी तज़ीज़ जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।